हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। अब हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ पहले आप इस चैप्टर का बेसिक अच्छे से क्लियर करो और फिर एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपने इन सभी को अच्छे से कर लिया है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। अब इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमें एरिया फाइंड करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस, मतलब इन कर्व्स के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। अब हमेशा की तरह क्वेश्चन चाहे 8.1 का हो, 8.2 का हो, मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स हो या मिसलेनियस की एक्सरसाइज हो, हमारी जो अप्रोच है वो सेम रहेगी। सबसे पहले हम अपनी कर्व्स को पहचानेंगे। सिंगल डबल पावर है, ये सिंगल पावर है, पैराबोला, लाइन और ये एक्स एक्सिस आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके बाद हमेशा ये देखा करो कि ये कौन सा पैराबोला। अगर मैं इसको कंपेयर करूं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। और हमेशा की तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए इसको y को 4 फिल कर लो, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x डबल वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इसको हम जानते हैं, ये आपको पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, आपको पता है y x इज इक्वल टू 1 ये लाइन कुछ ऐसी होगी, x इज इक्वल टू 2 ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये दोनों लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं, आपको पता है, मैंने को बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आप नंबर 1 दो, x इज इक्वल टू 1 इसको आप नंबर 2 दो, x इज इक्वल टू 2 इसको आप नंबर 3 दो। अब इसको छोड़ ही दो, ये कोई कर्व नहीं है, ये एक्सरसाइज को बाद में डिस्कस करेंगे। अब कर्व्स को अच्छे से जानते हैं, ये अपवर्ड पैराबोला, ये लाइन है। अब उसके बाद हमारा स्टेप क्या कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इसका, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है, 3 कर्व्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हम पैटर्न फॉलो करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का निकाल लो, तो बहुत इजी है। अब ऐसा करो, लेट x इज इक्वल टू 1, पुट इन 1। अब 1 में पुट करना है, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो x भी 1 है, y भी 1 है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब सेम वे से 1 और 2 का हो गया, अब 1 एंड 3 का पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 एंड 3, ठीक है। अब 1 एंड 3 का भी निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, लेट x इज इक्वल टू 2, अगेन पुट इन 1 में पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4, तो मतलब 2,4। अब ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ गया, ठीक है। अब 1 2 का भी हो गया, 1 3 का भी हो गया, अब 2 और 3 का। अब आपको पता है इन दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। ये दोनों लाइंस क्या हैं, हमेशा पैरेलल, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2, ये कभी भी आपस में कट नहीं होंगी। तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गए, कर्व्स को जानता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, रफ स्केच। अब देखो ये हमारा रफ स्केच, ठीक है। ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्रीन लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 2, ये रेड लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, 1 एंड 2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना, 1,1। अब उसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, देखो ये पॉइंट कितना है, 1,1। सेम वे से ये जो पॉइंट है, इन दोनों का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 2,4। तो ये दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है, ये वर्टेक्स है पैराबोला का 0,0। अब एरिया कौन सा फाइंड करना है, ठीक है। एरिया हमें कौन सा फाइंड करना है, उन्होंने बोला कि पैराबोला इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में, ये दो लाइंस हैं, ये पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस है, इन दो सभी के चारों के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है, तो इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है। अब शेडिंग के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन सी स्ट्रिप। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या कहती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब अगर मैं राइट बॉटम से स्टार्ट हूँ तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, मुझे मतलब मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब वैसे भी ये एरिया एक्स एक्सिस के पास है, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करूँगा। मैं लेफ्ट टॉप से जाऊँगा तो मुझे सारा एरिया मिल जाएगा, तो मतलब मुझे यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करना है। अब देखो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है। अब ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, जैसे इसको नेम दे दो आप A,
बी सी डी। अगर आप इनको नहीं भी जानते, आपको पता है यहाँ पर x कितना है 2, देखो ये 2 है ना, x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर 0 ही होगा। यहाँ पर x कितना है 1, y यहाँ पर 0 ही होगा। जस्ट मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा रीजन है हमारा, ए बी सी डी ए, इसको अपने में दे दो ए बी सी डी ए, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब वाई डी एक्स। अब वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो ये एरिया इसका लेफ्ट ये है, इसका टॉप कौन है ये, मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा बी से और बिना ब्रेक के कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, सी तक, मतलब मैं बिना ब्रेक के सी तक जा सकता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया, पैराबोला। तो पैराबोला कौन सा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना नंबर है इसका 1, तो P1 ब्राउन में, ठीक है। अब इससे मुझे यहाँ तक का नीचे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, एक्स, यहाँ पर एक्स कितना है 1, यहाँ पर एक्स कितना है 2, बस इतनी सी बात है, ठीक है। वी नो पैराबोला कितना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुट इन स्टार, तो इसको आप नंबर स्टार दे दो। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लो आप एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेके 2 तक। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, एक्स क्यूब बाई 3 1 से लेके 2 तक। इसको बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/3, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 7/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जस्ट पैराबोला था उसको पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, ग्राफ बना लिया, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप गया, उसको इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। अब यहाँ पर कर्व्स गिवन है, y इज इक्वल टू x4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x एक्सिस। अब ये जो y इज इक्वल टू x4 है, अब ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन देगा, मतलब उनको लगेगा कि ऐसा कुछ तो हमने पहले नहीं पढ़ा। आप देख भी सकते हो ये सर्कल की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है और ये पैराबोला की इक्वेशन है, बट x इज इक्वल x की पावर 4 ऐसी कोई भी इक्वेशन हमने अभी तक तो नहीं पढ़ी। अब देखने में जितना ये क्वेश्चन अजीब लग रहा है बट करने में उतना ही सिंपल है। अब देखो अगर आपको इसकी, देखो हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए हमारा पहली अप्रोच क्या होती है कि क्वेश्चन कर्व्स को पहचानो। इसको जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ये लाइन है, इसको भी जानता हूँ, ये एक लाइन है। अब इसको नहीं जानता, अगर आप इसको नहीं भी जानते तो जस्ट जैसा हम लोग क्लासेस में करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए जस्ट एक पॉइंट्स बना लो। x को 0 फिल किया तो कितना आएगा y 0, x को 1 फिल किया 1 की पावर 4 1 ही आएगी। 2 फिल कर लो, 2 की पावर 4 कितनी आएगी 16, ठीक है। अब ऐसा करो -1 फिल कर लो तो कितना आएगा 1, कि माइनस की पावर 4 कितनी आएगी +1 ही आएगी। -2 फिल कर लो 16। तो बेसिकली अब देखो इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर करो, ये कौन है, ये पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला x y, x को 0 y 0, x को 1 y 1, x को 2 y 4, x को -1 y +1, x को -2 y +4। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि x की वैल्यू रखने पर देखो x को जब भी मैं अब 1 फिल करूँगा तो 1 आएगा, 2 फिल करूँगा तो 4 आएगा। अब सेम वे से x को -1 फिल करेंगे तो +1 ही आएगा, मतलब y +1 ही आएगा, y +4 ही आएगा। तो इस तरह से मतलब ये पैराबोला बन जाता है। मतलब ये इसकी जो शेप है, अब ये पैराबोला तो नहीं है बट इसकी भी जो शेप है वो इसी तरह से होगी। देख लो 0,0 x1 y1, x -1 y1, देखो ये 1 है, ठीक है। अब ये मान के चलो आप यहाँ पर ये देखो ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ठीक है। अब सेम वे से अगर आप 3, अब मान लो यहाँ पर कहीं पर 16 है तो अगर आपने x को 2 फिल किया तो y 16 आएगा, x को -2 फिल किया y 16 आएगा। तो बस दोनों तरफ ये सेम ऐसा ही कुछ बनेगा, पैराबोला की तरह ही, पैराबोला की तरह बनेगा, पैराबोला नहीं है। हमें जस्ट शेप से मतलब है कि हमें रफ स्केच बनाना होता है कि इसकी शेप कैसी होगी। तो हमें पता लग गया कि इसकी शेप कैसी होगी, अपवर्ड ऐसे कुछ शेप बनी होगी पैराबोला की तरह। अब इसको मैं अच्छे से जानता हूँ तो ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिख लेते हैं। लेट
y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसको आप नंबर 1 दे दो, x इज़ इक्वल टू 1 इसको नंबर 2 दे दो, x इज़ इक्वल टू 5 इसको नंबर 3 दे दो। अब इसको तो हम जानते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इस कर्व के बारे में अच्छे से बता दिया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये पैराबोला नहीं है, बट हमने इसका रफ मतलब कि बना के देख लिया कि इसका आइडिया जस्ट ले लिया कि इसकी शेप कैसी बनेगी। अब 3 फिल कर लो तो उससे बड़ा नंबर आएगा, तो जस्ट हम आइडिया ले सकते हैं। तो मैंने आइडिया ले लिया कि इसकी शेप जो है ये पैराबोला की तरह होगी। अब कर्व्स को मैं अच्छे से जानता हूँ। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट पेज पे किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जस्ट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बस अगर आपने देखो अगर आप पहली बार कर रहे हो, आज आपने पहली बार ये क्वेश्चन किया, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मैंने आपको समझा दिया कि ये पैराबोला की तरह ही है, आप समझ गए। अब सेम वे से अगर आप समझ गए तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हो, बट अगर आपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है या मुझे ही नहीं आता। तो इसलिए अच्छी तरह किया करो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फिर से पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले 1 और 2 का निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब 1 और 2 ऐसा करो, लेट x इज इक्वल टू 1, पुट इन 1 में फिल कर लो, तो y इज इक्वल टू 1 की पावर 4 मतलब 1, तो यानी कि 1,1 ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब सेम वे से 1 और 3 का निकाल लो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5, पुट इन 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 कितनी होती है, 625, तो 5,625। अब ऐसा पॉइंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, हमें जस्ट आइडिया लेना होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था x इज इक्वल टू 1, देखो x इज इक्वल टू 1 ये लाइन है, x इज इक्वल टू 5 ये लाइन है। अब ये आपस में कभी भी कट नहीं हो सकती, मतलब इन दोनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। कर्व्स को अच्छे से जानता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पता लग गए। अब इसका रफ स्केच, अब देखो ये आपका रफ स्केच, ये ब्राउन में कौन है, y इज इक्वल टू x4। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये इस तरह से डील करता है, क्योंकि इसको हम नहीं जानते कि ये पैराबोला है या सर्कल है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अलग से एक इक्वेशन है। तो मैंने जस्ट रफ में कुछ पॉइंट्स लेके देख लिए, 0,0, 1, 1, 2, 16 आएगा, -1 तो 1 आएगा, -2 तो 16, मतलब इसकी जो शेप है वो पैराबोला जैसी ही होगी, ठीक है। अब रेड लाइन को मैं जानता हूँ, ग्रीन लाइन को मैं जानता हूँ, 1,1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये 5,625, ठीक है। अब देखो हमारा जो मतलब कि रफ स्केच है वो बन चुका है। अब हमें ये देखना है कि एरिया, अब हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, जो इस कर्व y इज इक्वल टू x4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 और x एक्सिस के बीच में है, मतलब ये वाला एरिया हमें शेड करना। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ब्राउन, ग्रीन, रेड और ये ब्लैक लाइन, मतलब x एक्सिस के बीच में जो एरिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अगर मान लो कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है तो राइट बॉटम से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो मुझे इधर वाला y एक्सिस तक का एरिया मिलेगा, मतलब ये फालतू एरिया मिल रहा है। तो मैं एक बार कोशिश करूँगा कि इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करके देखता हूँ। वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, लेफ्ट टॉप, इसका एरिया का लेफ्ट टॉप ये है, तो इस यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे x एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा एक ही बार में, मतलब यहाँ पर मैं वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करूँगा। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि मैं वर्टिकल स्ट्रिप से करना है। ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, जैसे इसका नेम आप A रख लो, इस पॉइंट का नाम आप B रख लो, इसका आप C और इसका आप D। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इन पॉइंट्स को जानता हूँ। देखो A को जानता हूँ, C को जानता हूँ, B। अब यहाँ पर x कितना है 1, अब y कितना होगा यहाँ पर 0, क्योंकि x एक्सिस है। सेम वे से यहाँ पर x कितना होगा 5 और y कितना होगा 0, मतलब मैं सारे पॉइंट्स को जानता हूँ। अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है तो एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है हमारा, ACDBA, ACDBA, इसको आप नेम A दे दो। वर्टिकल स्ट्रिप है तो YDX, ठीक है। अब देखो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है तो एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट इसका ये है, टॉप इसका ये है, तो मैं यहाँ से A से जाने की कोशिश करूँगा। A से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, तो मैं A से लेके C तक जा सकता हूँ, ठीक है। बिना ब्रेक के मैं A से लेके C तक जा सकता हूँ। अब इससे मुझे
ए से लेके सी तक का सारा एरिया मिल जाएगा एक्स एक्सिस तक का, मतलब मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो मैं किसके अलॉन्ग गया, ये कर्व है, इसको कोई नेम तो नहीं है, ऐसा करते हैं इसको सी लिख देते हैं, सी। अब ये कौन सा नंबर है इसका, 1, तो मैं कर्व 1 के अलॉन्ग गया, ठीक है। तो अब आपको पता है वर्टिकल स्टेप में कौन वेरी करता है, एक्स, कि एक्स कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर एक्स कितना है 5, बस। अब इससे मुझे सारा एरिया मिलेगा, बस मेरा काम खत्म है। तो इसको आप ऐसा करो, नंबर 4 दे दो। वी नो y इज इक्वल टू एक्स 4, पुट इन 4, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 dx 1 to 5। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, x की पावर 5/5 1 to 5। अब इस 1/5 को बाहर निकाल लो, 5 की पावर 5 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, 1/5। अब 5 की पावर 5 कितनी होगी, 3125 माइनस 1, तो कितना आंसर आ गया, 3124/5। तो ये हमारा एग्जैक्टली आंसर आ गया। अगर आप इसको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हो तो उन्होंने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया, तो इनका आंसर कितना आ गया, 624.8। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसमें मुश्किल बात क्या थी कि इस कर्व को हम नहीं जानते, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसको हमने आज से पहले नहीं पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये पैराबोला की तरह ही बिहेव करता है। देखो ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को 0 फिल किया y 0, 1 फिल किया 1, 2 फिल किया 4, -1 फिल किया 1, तो इस तरह से पैराबोला प्लॉट होता है। अब सेम वे से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, x को 0 फिल किया 0, 1 फिल किया 1, 2 फिल किया 16, तो इस तरह से ये कर्व मैंने बना लिया, आपको बताया कि ये पैराबोला की तरह ही है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 को आप जानते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, शेडिंग एरिया देख लिया। अब लेफ्ट टॉप से गया वर्टिकल स्ट्रिप से, तो रिक्वायर्ड सारा एरिया आ गया। अब मुझे पता है मैं कर्व 1 के अलॉन्ग गया, इसके अलॉन्ग वैल्यू को पुट किया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने कर्व्स को पहचानेंगे, तो लिख लेते हैं पहले, लेट y इज इक्वल टू x, इसको नंबर 1 दो। आपको पता है हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आप नंबर 2 दो। अब ये दोनों सिंगल पावर है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये एक सिंगल पावर में, ये डबल पावर है, मतलब ये पैराबोला है। लाइन को हम अच्छे से जानते हैं, पैराबोला को देख लेते हैं। अब पैराबोला आपको पता है ये कोई सा पैराबोला भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ऐसा करो, वाई को 4 फिल कर लो, तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, +-2। एक्स डबल वैल्यू दे रहा है, एक्स डबल वैल्यू कहाँ पर दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि ये प्लस वाई है तो प्लस वाई मतलब ऊपर की तरफ, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इसको हम अच्छे से जानते हैं, पैराबोला को अच्छे से जानते हैं, लाइन को भी जानते हैं। अब इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है। कोई भी एक कर्व उठा लो, जैसे मैंने ये उठा ली, लेट y इज इक्वल टू एक्स, पुट इन 2, तो इसको 2 में फिल कर लो, y की जगह पर x लिख दो, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है हम कभी भी इसको ऐसे कट नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर के 2 आंसर होते हैं, क्योंकि हो सकते हैं, +2 भी हो सकता है। देखो +2 का स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर को मैं कभी भी ऐसे नहीं कट कर सकता, क्योंकि कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं कट कर सकते जब भी इवन पावर हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज एक्स कॉमन निकाल लो, मतलब x 0 है या x -1 या बोथ, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो x को 0 फिल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुए थे, y इज इक्वल टू एक्स, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, मतलब 0,0, x इज इक्वल टू 1, यहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1, मतलब 1,1। तो ये हमारे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। कर्व्स को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब उसके बाद क्या होता है, रफ स्केच। अब उसको हम बना के देख लेते हैं। अब देखो ये है हमारा रफ स्केच, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला था, मैंने आपको बता ही दिया कि x डबल वैल्यू है, ये लाइन है आपकी 0,0 और 1,1 से पास हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैंने लाइन बना ली, ठीक है। अब
कौन सा एरिया फाइंड करना है, लाइन और पैराबोला के बीच का, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है, हमें पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है। अब देखो उसके बाद हमारा काम होता है वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में है, मतलब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं और मतलब वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप में ही कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बताऊं तो ये एरिया राइट किसका कौन है, इसका ये ब्राउन लाइन, इसका बॉटम कौन है, ये यहाँ से स्टार्ट होऊंगा मैं, ठीक है। अब उससे मुझे ये वाला सारा एरिया मिलेगा, ठीक है, ये वाला सारा एरिया मिलेगा वाई एक्सिस तक का। वाई कितना वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक। अब ये फालतू एरिया आएगा तो मैं अगेन यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और यहाँ तक जाऊँगा और इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बट क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वर्टिकल स्ट्रिप में कंफर्टेबल होते हैं तो इसलिए हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो हमेशा की तरह वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है हमें, इसको नेम दो O, इसको A। अब जस्ट ये रोटेशन दिखाने के लिए इसको B लिख दो, OAB, जस्ट ये रोटेशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो करते हैं, बहुत ईजी है हमारे लिए, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है। तो रीजन कौन सा है, OABO, इसको आप नेम ए दे दो, OABO। तो ये रीजन है ना, तो कैसे करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप YDX, ठीक है। सारे वही स्टेप्स हैं। अब आप मेरे को बताओ हमारे एरिया का लेफ्ट कौन है, ठीक है, लेफ्ट ये हिस्सा है, टॉप कौन है इसका, रेड ग्रीन लाइन। तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट होऊंगा, तो मैं कहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा O से और A तक जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, A तक जाने की कोशिश करूँगा। तो मैं किसके अलॉन्ग गया, लाइन। अब ये लाइन कौन सी है, L1, मतलब जस्ट इसको मैंने 1 लिखा हुआ है तो L1। कौन वेरी करता है, x कितना वेरी कर रहा है, 0, यहाँ पर कितना है, 1। अब ये देखो कि मुझे कौन सा एरिया मिला, ताकि मुझे पता लग सके कि मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको पता है मैं लाइन के अलॉन्ग गया तो मुझे वर्टिकल स्ट्रिप से नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया ये वाला सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे नीचे यहाँ तक का एरिया मिलेगा, मतलब मुझे ये ट्रायंगल का सारा एरिया मिल गया। अब ये ज़्यादा एरिया है, मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाइट पोर्शन। अब उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन, मतलब यहाँ पर मुझे इतना पता लगा कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब अगेन ये लेफ़्ट है, इसका टॉप हो चुका है, तो लेफ़्ट से अगेन स्टार्ट होऊंगा, ठीक है। तो लेफ़्ट से अगर मैं स्टार्ट होऊंगा तो कहाँ तक जाऊँगा बिना ब्रेक के, O से होता हुआ A तक, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया, मैं ब्राउन कर्व के अलॉन्ग गया। अब ये जो ब्राउन कर्व है ये कौन है, ये पैराबोला है, कौन, y=x²। कितना नंबर है इसका, 2, मतलब P2। अब यहाँ पर भी x वेरी करेगा, कितना वेरी करेगा, 0, यहाँ पर 1। अब इससे मेरा ये जो ये वाइट वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये माइनस हो जाएगा और मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। we know y=x, ये लाइन है, एंड y=x², ये पैराबोला है। पुट इन 3, इसको थर्ड में पुट कर लो, इसका नेम अब थर्ड रख लो, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से 1, लाइन की जगह पर x लिखो, पैराबोला की जगह पर x²। तो विच एम्प्लाइज, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x²/2, 0 से 1, x³ 0 से 1। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल, यहाँ 1/2 रह गया, इसको छोड़ ही दो, यहाँ पर 1/3 रह गया, इसको छोड़ दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 2, 2 3 = 6। कितना आंसर आ गया, 1/6। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, एरिया पैराबोला को पहचान लिया, लाइन को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब उनके हमें बीच का एरिया फाइंड करना था, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप से लाइन के लॉन्ग गया,
ज़्यादा एरिया मिल गया तो पैराबोला का एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x², x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इतनी कर्व्स देख के घबराया मत करो। ये क्या है, सिंगल पावर डबल पावर पैराबोला, x इज इक्वल टू 0। आपको पता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि x इज इक्वल टू a, ये लाइन कुछ इस तरह से होती है, x इज इक्वल टू a, यहाँ पर हमेशा x कांस्टेंट रहता है। तो ये कौन सी लाइन होगी, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये y एक्सिस ही है। तो इससे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको काउंट भी मत करना। y इज इक्वल टू 1, आपको पता है ये y इज इक्वल टू 1 होगी। सेम वे से यहाँ पर कहीं पर y इज इक्वल टू 4 होगी। तो ये भी हमें पहले से ही पता है ये लाइंस कैसी हैं, ठीक है। तो कर्व्स को अच्छे से जानते हैं। अब ये देखना हमें कौन सा पैराबोला है। तो x² इज इक्वल टू y बाई 4, इसको बेसिकली ऐसे लिख लो, x² इज इक्वल टू y बाई 4। x², मान लो y की वैल्यू 16 है, तो कितना आ गया, x डबल वैल्यू कहाँ पर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्योंकि प्लस में है तो अपवर्ड पैराबोला, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला। अब इसको हम अच्छे से जानते हैं तो लिख लो, लेट y इज इक्वल टू 4x²। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो इसको नंबर दे दो एक, ये नंबर 1, y इज इक्वल टू 1 ये नंबर 2 एंड y इज इक्वल टू 4 ये नंबर 3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कर्व्स को अच्छे से जानता हूँ मैं, देखो इसको मैं जानता हूँ कि ये पैराबोला, ये लाइन है, ये भी लाइन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो 3 कर्व्स हैं तो 1 बाय 1 करेंगे, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 एंड 2 का निकाल लो पहले आप, 1 एंड 2 का, बहुत इजी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 1, पुट इन 1, तो विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 4x², विच एम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 1 बाय 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ठीक है। तो यानी कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, x की वैल्यू 1 बाई 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, y की वैल्यू 1। तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारी इन दोनों में से आ गए। अब 1 एंड 2 का हो गया, अब उसके बाद 1 एंड 3 का सेम वे से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 4, पुट इन 1, थ्री तो ये ना, तो पुट इन 1, विच एम्प्लाइज y की जगह पर 4x², विच एम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 4 बाई 4। अब ये कट हो जाएगा तो 1, अब स्क्वायर है, ध्यान से x² इज इक्वल टू 1 है, x² इज इक्वल टू 1 है, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x 1 है तो y 4, x माइनस 1 है तो y 4। तो ये भी हमारे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, इन दोनों को छोड़ दो, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये आपस में कभी कट होंगी नहीं। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। अब उसके बाद हमारा काम क्या होता है, रफ स्केच। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, ये अपवर्ड पैराबोला था, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 4 लाइन कुछ इस तरह से होगी, ये y इज इक्वल टू 1 ये लाइन कुछ इस तरह से होगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रेड और पैराबोला में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1,2 1 -1,2 1, ठीक है। ग्रीन और पैराबोला में कितने हैं, -1,4 4 1,4। ये क्लियरली हमारी डायग्राम बन गई है। अब शेडिंग कौन सा एरिया करना है, तो उन्होंने बोला है कि जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पैराबोला और ग्रीन लाइन, रेड लाइन और वाई एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब उन्होंने बोला है कि वाई एक्सिस, ग्रीन लाइन, रेड लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये सारा एरिया है बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ यही वाला एरिया आएगा, तो इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है और हमें सिर्फ यही एरिया चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये एरिया वाई एक्सिस के साथ है, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमेशा हमें वाई एक्सिस तक का एरिया देती है।
और अगर इसको लगता है कि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है तो लेफ़्ट टॉप से स्टार्ट होऊंगा तो मुझे ये वाला सारा फालतू एरिया मिलेगा यहाँ तक का। अब ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसलिए वर्टिकल स्ट्रिप का तो सवाल ही नहीं है, मुश्किल हो जाएगा उससे क्वेश्चन। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं, इसको नेम दो आप A, B, C और D। इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, इसको लिख लो आप। यहाँ पर x कितना होगा, 0 ही होगा, ये y एक्सिस पर पॉइंट है। और यहाँ पर y कितना है, 1, क्लियरली 1 है। यहाँ पर x कितना होगा, 0 ही होगा। और यहाँ पर क्लियरली y कितना होगा, 4, ये y इज इक्वल टू 4 लाइन है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ABCDA, इसको अपने में दे दो ABCDA, ठीक है। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है मतलब XDY। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है, XDY। कौन वेरी करता है, Y, ठीक है। कहाँ से जाएंगे, राइट बॉटम। अब ये एरिया है, इसका राइट कौन है, देखो एक लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इसका बॉटम कौन है, ये B। तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा B से, तो कहाँ तक जाऊँगा मैं, C तक, ठीक है। मैं B से लेके C तक जाने की कोशिश करूँगा, तो उससे मुझे Y एक्सिस तक का सारा एरिया एक ही बार में मिल जाएगा। मैं यहाँ से यहाँ गया तो मुझे Y एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो कितनी ईजी है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया था, ये ब्राउन कर्व कौन सी है, पैराबोला की। अब ये कौन सा पैराबोला, मैं कितना नंबर है इसका, 1, तो P1। अब आप मेरे को बताओ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, Y। अब यहाँ पर Y कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर Y कितना है, 1, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना। यहाँ पर y कितना है, 4। बस इतनी सी बात है, इसको आप नंबर 4 दे दो। वी नो, अब पैराबोला में से आप निकाल लो x की वैल्यू, y इज इक्वल टू 4x², विच एम्प्लाइज x² इज इक्वल टू y/4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू ±√y/4, ठीक है। अब आपको पता है कि x की कौन सी लिखूँगा, प्लस, इसको आप लिख लो √y, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। अब मैं यही वैल्यू रखूँगा, ठीक है। इसको आप पुट इन 4। अब क्यों रखूँगा, क्योंकि आपको पता है एज x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर x कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तो इसका रीज़न भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो पुट इन 4, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, x की जगह पर 1/2 को बाहर लिख लो आप, y की पावर 1/2 dy, 1 से लेके 4 तक 1/2। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, y की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, 1 से लेके 4 तक, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/2, y की पावर 3/2, 3/2, 1 से लेके 4 तक। अब इसको आप बाहर निकाल लो, 1/2 ये 2/3 बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब ये कट हो रहा है तो कट कर दो, तो कितना रह गया, 1/3। अब 4 की पावर 3/2 बहुत बार सॉल्व की है, 4 की पावर 1/2, उसकी पावर 3, पावर ऐसे कर सकता हूँ, 4 का अंडर रूट 2, 2 की पावर 3, 8, यहाँ पर 8, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 आंसर ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। क्या था, पैराबोला बना लिया, लाइन बना ली, लाइन बना ली, उसके बीच का ये फाइंड करना था। अब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अब ये क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग था तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई, यहाँ से यहाँ तक गया, सारा एरिया मिल गया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x+3 का मॉडुलस एंड इवेल्युएट x+3 का मॉडुलस dx - 6 से लेके 0 तक। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि मॉडुलस वाले क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में हैं और मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि मॉडुलस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम्स में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आता है मॉडुलस वाला। अब वो डिफरेंट भी हो सकता है बट मॉडुलस वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने मतलब एक्चुअल में ना एरिया का क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने बोला कि इसका रफ स्केच बनाओ, इसका रफ स्केच बनाओ y = x+3 मॉडुलस का और इसको इवेल्युएट करो। इसमें एरिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा गया है तो इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है बट बहुत इजी है। अब इसके लिए ना आपको जस्ट मॉडुलस की बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे रफ स्केच को, फिर इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो मॉडुलस है वो कैसे काम करता है, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। x if x greater than equal to 0 minus x if x लेस देन 0। अब जीरो को मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपने मेरे से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी की है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट। अब जीरो ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब जीरो से छोटे नंबर के लिए जब यहाँ पर मतलब फंक्शन -x दे रहा है और जीरो से बड़े नंबर या जीरो से बड़े नंबर के लिए x आंसर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देता है। वो कैसे होगा, आप -1 फिल करके देख लो। -1 मतलब जीरो से छोटा, तो किस तरह से आंसर करेगा, -x मतलब -x की वैल्यू -1 मतलब +1। अगर मैं जीरो से बड़ी वैल्यू फिल करूँगा तो उसका आंसर +x मतलब +x है, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मतलब दोनों तरह से हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसलिए इस तरह से मॉडुलस फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन कैसा है, x+3। अब आप क्या करो, जहाँ पर भी x है x+3 लिख दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। जहाँ पर भी x है x+3 लिख दो, जहाँ पर भी x है x+3 लिख दो। देखो मैंने वैसे ही किया, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, x+3 x ग्रेटर देन, इस 3 को उधर ले जाओ, -3 माइनस x+3 x लेस देन -3। तो अब ये हमारी नई मतलब डेफिनेशन बन गई इस फंक्शन की कि ये फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, -3। -3 से अब छोटा नंबर फिल करना, जैसे -4। -3 छोटा नंबर कौन सा, -4। यहाँ पर फिल करना, तो -4x को मैंने -4 फिल किया, इसी अकॉर्डिंग आंसर करूँगा ना। +3 बाहर क्या है माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 माइनस माइनस +1। अब सेम वे से -3 से बड़ा नंबर जैसे -2 यहाँ पर फिल करो, कितना आंसर आएगा, +1। तो इस तरह से ये फंक्शन भी हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि इसका हमें ग्राफ बनाना है। लेट y = x+3। तो इसको मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया किस तरह से। इसका आंसर x+3 आएगा अगर x+3 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। इसका आंसर -(x+3) आएगा अगर x+3 का आंसर 0 से छोटा है। मैंने आपको अभी भी समझाया, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज y = x+3 का मॉडुलस x+3 if x -3 से बड़ा है या -3 है, और इसका आंसर नेगेटिव अगर x -3 से छोटा है। तो इस तरह से हमारा ये मॉडुलस फंक्शन काम करता है। अब इसको हमें प्लॉट करना है। अब देखो जब भी कोई कर्व, देखो अब हमारे पास बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, आप कहीं पर भी चेक कर लेना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक्चुअल में जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसी की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा फंक्शन हो गया, मतलब हमारे फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं, x+3 एक ये है, इफ़ जो x है वो -3 या -3 से बड़ा है, और एक -(x+3) इफ़ x लेस देन -3 है, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम इनको दो कर्व्स मान लेते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं। ये 1 है, ये 2 है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको इसी लैंग्वेज में समझा सकूँ जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं। तो मान लो इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, आपके सामने दो कर्व्स हैं, सिंगल पावर सिंगल पावर सिंगल पावर सिंगल पावर, मतलब ये दोनों लाइंस हैं। ये क्लियर हो गया। तो अब क्योंकि ये दोनों लाइंस हैं और हमें नहीं पता कि इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो हम ऐसा करते हैं, इनमें कुछ वैल्यूज़ फिल करके चेक कर लेते हैं। अब जैसे y = x+3 की बात करते हैं, व्हेन x > -3, ठीक है। अब -3 से बड़ी वैल्यू की फिल कर लो, जैसे -2, x = -2, which implies y = -2 + 3 = 1। तो -2, 1
ठीक है। x को ऐसा करो -1 फिल कर लो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1 + 3, कितना आंसर आ गया 2, मतलब -1,2। जस्ट 2 पॉइंट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं लाइन की डायरेक्शन देखने के लिए। अब ये 2 पॉइंट मतलब हमारे सामने आगे, हम इन दोनों से इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेम वे से देखो, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया, अब सेम वे से ऐसा करो y इज इक्वल टू -x + 3, ठीक है, व्हेन x लेस देन -3, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है। अब ऐसा करो x को -4 फिल कर लो, ठीक है, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -4 + 3, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू +1, ठीक है, यानी कि -4,1। सेम वे से ऐसा करो x को आप -5 फिल कर लो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -5 + 3 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू +2, मतलब -5,2। तो इन दोनों से अब हम लाइन की डायरेक्शन गेस कर सकते हैं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। अब लाइंस को हम अच्छे से जान गए तो एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो कि कहीं ये लाइन अगर कट भी कर रही हैं तो कहाँ पर कट करेंगी, तो वो देखने के लिए ये तो ज़रूरी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। देखो कोई भी एक कर्व में से, जैसे y इज इक्वल टू x + 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर लो। अब देखो y की जगह पर मैंने x + 3 लिख दिया और उसकी वैल्यू कितनी है -x + 3, इसको अब ऐसे लिख लो -x - 3। अब इस x को आप इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा 2x, अब इस 3 को आप उधर ले जाओ -3 - 3, which implies 2x is equal to -6, which implies x is equal to -6/2। ये कितना आ गया -3, तो x की वैल्यू -3, which implies, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, which implies y is equal to -3 + 3 is equal to 0। तो -3,0 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x -3 y 0, बस सारा कुछ हो गया। लाइन की डायरेक्शन भी हमें पता है। देखो ऐसा करते हैं, इनको कलर को नेम दे देते हैं, जैसे देखो ये जो है ये फर्स्ट लाइन की मतलब कि वो है, मतलब उनकी डायरेक्शन, और ये रेड में जो है ये सेकेंड लाइन की। अब इसको हम एक बार ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। अब देखो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पहले इसकी लाइन की बात करते हैं, ये जो 1 लाइन है, ठीक है, -2,1, x -2 है, y 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। सेम वे से x -1 तो y 2, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये लाइन ऐसे बनेगी। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैंने इस लाइन की डायरेक्शन देख ली। अब सेम वे से रेड लाइन की बात करते हैं। अब रेड लाइन में x को -4 फिल किया तो y 1, तो यहाँ पर कहीं पर होगा, ये y 1 है। सेम वे से x को -5 फिल किया तो y 2, तो ये यहाँ पर कहीं पर होगा। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये मैंने दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली, ये -4,1 है, ये -5,2 है, तो मैंने दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली। ध्यान से देखो ये लाइन कभी भी इसके नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि आप जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। आपको पता है ये मॉडुलस फंक्शन है, और आपके सामने भी आप कोई भी वैल्यू फिल कर लो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, वो कितना है -3,0। अगर हम इन दोनों लाइंस को यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जहाँ तक इंक्रीज़ करेंगे इसकी लेंथ, तो ये यहाँ पर मीट होंगी। मैं आपको मीट करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये लाइंस यहाँ पर मीट हो रही हैं, ये पॉइंट कितना है -3,0, और ये ऐसे ही बनेंगी हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। मैंने आपको रफ स्केच बना के दिखा दिया। रफ स्केच में हमने क्या सीखा कि मॉडुलस फंक्शन इस तरह से काम करता है। ये ब्रेकिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। -3 से बड़े के लिए ये आंसर है, -3 छोटे के लिए ये आंसर है, आपको बता दिया। अब उसके लिए ये लाइन थी, तो लाइन की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। उस लाइन की डायरेक्शन को निकालने के लिए मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। x को -2 फिल किया, -1। आप जो मर्जी पॉइंट फिल कर सकते हो जो -3 से बड़ा होगा, सेम -3 से छोटा नंबर, दोनों को फिल किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रेट कर लेते हैं।
अब देखो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि इसको हमें इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पर भी हमें ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। अगर आपने मेरे को इंटीग्रेशन में भी फॉलो किया है तो आपको पता है मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को हमेशा मॉडुलस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब उसके लिए मुझे ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए होता है। अब ब्रेकिंग पॉइंट हमने पहले ही निकाल लिया, तो कितना है इसका -3, मतलब -3 पर ये वैल्यू चेंज कर लेता अपनी फंक्शन। देखो कैसे ब्रेक करेंगे इसको हम, -6 से लेके -3 तक। अब ये जो इंटरवल है इसमें हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा हमें देखो चलो छोड़ दो इसको, मैंने ब्रेक कैसे किया, -3 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, तो -6 से लेके -3 तक और -3 से लेके 0 तक, तो मैंने पहले इसको ब्रेक कर लिया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको मेंशन करना जरूरी है, तो मेंशन कर देता हूँ fx dx इज इक्वल टू, सॉरी अगर ए तो बी लिमिट्स हैं इसकी, a से c fx dx। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो प्रॉपर्टी को मेंशन करना आपको ज़रूरी है, वेयर जो a है c है जो वो a और b के बीच में है, तो इस तरह से मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वैसे आपको डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, -6 से लेके -3 तक, -3 से 0 तक। अब हमें बेसिकली हमारा काम क्या है कि इसको मॉडुलस से बाहर निकालना है। अब -6 से लेके -3 तक, -4 -5 ये नंबर्स हैं। अब इनमें ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव, आपके सामने ही है। देखो ये इंटरवल है हमारा -6 से लेके -3 तक, मतलब इनमें जो नंबर होंगे ये -3 से हमेशा छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू, इस तरह से। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये मॉडुलस से बाहर आ गया, प्लस अब -3 से लेके 0 तक, -2 -1 ये नंबर हमेशा -3 से बड़े होंगे, -3 या -3 से बड़े, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, -3 से लेके 0 तक। अब जैसे ही हमारा फंक्शन मॉडुलस से बाहर आ जाए उसको इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस को बाहर रख लो, इसकी इंटीग्रेशन x² / 2 + 3x, -6 से -3, सेम x² / 2 + 3x, -3 से लेके 0 तक। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसको इंटीग्रेट ही करना है, सॉरी लिमिट्स को फिल ही करना है, इंटीग्रेट हम कर चुके हैं। ये माइनस बाहर है, पहले अपर लिमिट -3 का स्क्वायर / 2 + 3 × -3, अपर लिमिट मैंने फिल कर दी, माइनस लोअर लिमिट -6 का स्क्वायर / 2 + 3 × -6, तो ये हो गया, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x है मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस पहले से है, कितना आएगा 9/2 -9 -36/2 -18। अब 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0, इसको छोड़ दो। अब जस्ट ये रह गया माइनस, यहाँ ब्रैकेट 9/2 -9, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लो, ब्रैकेट के अंदर ही क्रॉस मल्टीप्लाई, -18/2 माइनस, अब इसको भी सॉल्व करो, ठीक है। 18 - 18 कितना आएगा यहाँ पर 0, तो ये ख़त्म हो गया, प्लस अब इसको भी सॉल्व कर लो, -9 - 18/2, यहाँ माइनस भी है, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर -9/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पर भी कितना आ गया -9/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो कितना आ गया 9/2 + 9/2, कितना आ गया 18/2, तो इसको कट कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया 9। तो विच एम्प्लाइज, जो इसको हमने इवेल्युएट करना था, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 9। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो उन्होंने बोला था कि इवैल्यूएट करो, हमने इवैल्यूएट कर दिया। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट था इसका, -3 से छोटे के लिए और वैल्यू है, -3 से बड़े के लिए और वैल्यू है, ब्रेक कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स फिल की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया है। अब जिन्होंने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 13 y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जस्ट कॉस और साइन का डिफरेंस है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही करवा चुका हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब जो नेक्स्ट आप पेज देखोगे वो मेरी बेसिक वाली वीडियो का मतलब कि पार्ट है जिसमें मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है पहले ही करवा दिया था। इसका आंसर कितना था 4। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको मतलब कि करवाया था। जिन्होंने वो बेसिक वाली वीडियो देखी है उनको देखते ही याद आ जाएगा। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसमें बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहा था कि देखो स्पेशल केस करके मैंने लिखा हुआ है कि जब एरिया ऊपर भी और नीचे भी हो, ऊपर भी और नीचे भी हो तो उसमें क्या होता है कि ये जो एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा -2। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर देते हैं जो मैंने आपको बताया था। अब इससे क्या होगा, इसका 2 है, इसका -2 है तो एरिया 0 आ जाएगा। मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, इसके बाद ब्रेक है, ठीक है। तो मैं ब्रेक पर रुकूंगा, इसको मैं अलग से कैलकुलेट करूँगा, इसको मैं अलग से कैलकुलेट करूँगा, इसका क्या लूँगा मॉडुलस, दोनों को प्लस किया और मेरे पास कितना आंसर आएगा 4। बट मैंने आपको देखो मैंने आपको जो सिखाया है, मैंने आपको क्या सिखाया, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। और अगर आपने एग्जाम्पल 13 से देखी है तो आपको पता है कि मैं आपको किस तरह से सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, अपनी कर्व को लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में हमें चेक करना है। तो आपको ये सभी इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। और मैंने आपको हमेशा समझाया कि अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वाड्रेंट्स। और मैंने आपको एक रूल दिया था 90-270 इंटरचेंज, 180-360 नो चेंज। अब इसको हम कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, साइन 0 की बात करते हैं। जब x 0 है, साइन 0 कितना होता है आपको पता है 0। साइन 90 मतलब π/2 कितना होता है 1, आपके सामने है। अब इसके बाद की वैल्यूज़ के लिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये हेल्प करेगा। अब ऐसा करते हैं, इसमें 90 ऐड कर दो मतलब 180, ठीक है। 180 मतलब साइन पाई। अब अगर आपको नहीं भी पता तो इसको आप ऐसे लिख लो, साइन 90 + 90, इसको तो आप जानते हो ना। अब साइन 90 पे क्या होता है इंटरचेंज, साइन किस में चेंज होगा कॉस 90। अब कॉस 90 आपके सामने ही है, कितना है 0, सॉरी ये रहा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। सेम वे से इसमें 90 और ऐड करो 270 मतलब 3π/2, ठीक है। तो साइन इसको आप लिख लो 180 + 90 मतलब 270। अब साइन 180 + थीटा, 180 पे नो चेंज तो यहाँ पर लिख दो नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर लिख दो नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन 90 रहेगा। अब 180 प्लस थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ गया इसका -1। सेम वे से इसमें 90 एक बार और ऐड कर दो मतलब 360 मतलब साइन 2π। अब सेम वे से यहाँ पर 270 में आप 90 ऐड कर दो, साइन 270 मतलब इंटरचेंज साइन किस में चेंज होगा कॉस 90 में, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, ठीक है। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन y इज इक्वल टू साइन 0 कितना है 0, y इज इक्वल टू साइन 90 कितना है 1, y इज इक्वल टू साइन 180 कितना है 0, y इज इक्वल टू साइन 3π/2 कितना है -1 एंड y इज इक्वल टू साइन 2π। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स में लिख लो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरा तो एक मतलब कि एक फ़र्ज बनता है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको समझ आ गया तो वो आप पार्ट स्किप कर दो, जैसे इसको आप जल्दी जल्दी कर भी सकते हो, ठीक है। अब इसको मुझे समझाने में 5-10 मिनट लग गए,
बट अगर आपको समझ आ गया तो आप मतलब ये क्वेश्चन में पार्ट ये स्किप कर सकते हो, आपको खुद से आता है। ठीक है, अब हम अपनी कर्व को अच्छे से जानते हैं कि ये इस तरह से बिहेव करेगी। अब इसका एक बार रफ स्केच बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच। अब इस कर्व को आप अच्छे से जानते हो, ये कौन सी है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें एक ही कर्व है, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई तक। कॉस एक्स को भी हम जानते हैं, साइन एक्स को भी जानते हैं, मतलब हम डायरेक्टली पहले से ही जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। सेम वे से कॉस एक्स का इस तरह से होता है। ठीक है, चलो अब देखो साइन 0 तो देखो एक्स 0 तो वाई भी 0, एक्स पाई बाई 2 तो साइन एक्स वाई कितना है 1। ठीक है, तो पीक पे चला गया। अब एक्स पाई तो वाई 0 मतलब यहाँ पर आ गया। अब एक्स 3 पाई बाई 2 तो वाई कितना है -1, यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये ब्राउन जो वैल्यू है साइन वाई की वैल्यू है ना। अब एक्स 2 पाई तो वाई कितना आ गया 0। तो इस तरह से ये हमारा मतलब जो कर्व है वो इस तरह से प्लॉट कर ली हमने। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा एरिया, अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली ये है हमारी शेडिंग, मतलब हमें ये वाला ऑरेंज वाला एरिया फाइंड करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, मतलब जो एरिया ये वाला है और ये वाला, ये सिमेट्रिकल है। अगर हम इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लें और बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अगर देखो ये देखने में मुझे पता है कि ये सिमेट्रिकल है, हो सकता है कि डायग्राम में थोड़ा बहुत फ्लॉ हो, बट ये एक्चुअल में सिमेट्रिकल है। अब देखो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करो, देखो सर्कल मुझे पता है सिमेट्रिकल है। अगर मैं एलिप्स की बात करूं तो वो भी सिमेट्रिकल है। अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो वो भी सिमेट्रिकल है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, मुझे पहले से पता है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये एरिया जो है सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो इसका एरिया हम 2 पार्ट्स में निकाल सकते हैं, A1 A2। इसको आप नेम दे दो A1 और A2। ठीक है, अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह से ना करने से दोनों वे से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो चलो बाद में बात करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करनी है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब क्योंकि ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको हम मतलब कि वर्टिकल स्ट्रिप से ही करेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करने बैठोगे भी तो वो वाई एक्सिस तक का एरिया देगी इस तरह से। अब ये जो एरिया वो फालतू आएगा तो इसलिए हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, A1 + A2। ठीक है, अब सबसे पहले इसको आप ऐसा करो, नंबर दो 1, एरिया 1 की बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ एरिया 1 पे आपने ध्यान देना है। अब देखो एरिया 1 तो ये हमारा एरिया है। अब क्योंकि हमें इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्योंकि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये एरिया 1 लेफ्ट, इसका एरिया लेफ्ट टॉप कौन है ये, मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसा करो जैसे इनको नेम दे दो, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी। इसको आप नेम दे दो O, इसको आप A, इसको आप B। ठीक है, तो मैं O से स्टार्ट होऊंगा, मैं यहाँ देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा O से लेके बिना ब्रेक के, तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, तो मैं बेसिकली A तक जा सकता हूँ। इसके आगे ब्रेक है, क्योंकि इसके आगे क्या है ब्रेक, एक्चुअल में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है। और जब भी एक ही टाइम पर एक्स एक्सिस के ऊपर भी एरिया हो नीचे भी हो तो हम ऐसे नहीं जा सकते, तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है तो y dx। ठीक है, अब इसमें बेसिकली एक ही कर्व है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक ही कर्व है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ब्राउन कर्व कौन सी है हमारी, y = sin x। ठीक है, तो x कितना वेरी कर रहा है 0, यहाँ पर कितना है पाई, 0 से लेके पाई तक। अब y की वैल्यू कितनी है sin x dx, 0 से पाई। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब इससे मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, एक्स एक्सिस, इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब मेरा एरिया 1 आ जाएगा। अब जिनको पहले से पता है कि ये जो एरिया ये सिमेट्रिकल है तो इसको आप जितना भी इसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ये एरिया सिमेट्रिकल नहीं है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या सिखाया है मैं आपको रफ में बता देता हूँ। अब देखो एरिया 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आप तो बुक वाला मेथड फॉलो करोगे तो उनमें क्या है वो क्या कर रहे हैं, पाई से लेके 2 पाई तक गए। अब उन्होंने यहाँ पर मॉडुलस लिए।
अब मेरा जो मेथड है, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को लेफ्ट टॉप या राइट बॉटम से करवाया, तो मैं उसी तरह से करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें हमें मॉडल्स की जरूरत भी नहीं रहेगी। आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 को हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखो ये आपका रफ स्केच है, ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस पर ध्यान दो, जस्ट इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे। अब ये एरिया, इस सब कुछ भूल जाओ, ये एरिया आपके सामने, तो इसका लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, उससे मुझे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, वाई डी एक्स। आपको पता है ये कौन सी कर्व है, ये ब्राउन कर्व, ये वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर एक्स वेरी करता है, एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर एक्स कितना है 2 पाई, यहाँ पर एक्स कितना है पाई, तो 2 पाई यहाँ पर पाई, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स डी एक्स 2 पाई से लेके पाई तक, इसको आप नंबर 3 दे दो। देखो दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारा एरिया था जो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर लिया, इसकी अगेन लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ, टॉप से यहाँ से लेके यहाँ तक गया बिना ब्रेक के। अब उससे मुझे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल गया। एक्स कितना वेरी कर रहा है 2 पाई, यहाँ पर पाई, लेफ्ट से 2 पाई है, राइट में पाई है, आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर पाई है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए इसको मैं एक बार शेड भी कर देता हूँ कि मैं बेसिकली 2 पाई से चला था, ठीक है। ये उल्टा लग रहा है आपको क्योंकि मैंने डायग्राम को उल्टा करके देखा था, ठीक है। ये हमेशा हम इसी तरह से करेंगे क्योंकि हमने एक ही मेथड सीखना है, लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, और सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से करना है। इससे आपको मॉडल्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा A1 है, ये A2 है, दोनों को बाद में यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट 2 and 3 ऐसे लिख लो, पुट 2 and 3 in 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस 2 पाई से पाई साइन एक्स डी एक्स, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आप ए लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इस माइनस को आप बाहर ही लिख लो, 0 से पाई, इस माइनस को आप बाहर लिख लेना, कॉस एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 2 पाई से लेके पाई तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब फिर से वही बात, अगर आपको देखो कॉस की वैल्यूज़ नहीं भी याद, कॉस पाई मतलब 180, इसको आप लिख लेना कॉस 90 प्लस 90। आपको पता है कॉस 90 पे क्या होता है, कॉस 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन 90। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ में कितना आएगा, साइन 90 कितना होता है 1, तो -1। सेम वे से एक कॉस 2 पाई है, उसको भी कैलकुलेट कर लो, कॉस 2 पाई मतलब कॉस 360, उसको आप लिख लेना कॉस 270 प्लस 90। 270 पर इंटरचेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, 270 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज फिल कर दे, कॉस पाई कितना है हमारा -1, कॉस 0 आपको पता ही है 1, सॉरी 1 आएगा, ठीक है, माइनस कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ हमने कहाँ पर मॉडल्स यूज़ किया। अगर आप बुक में देखोगे या कहीं पर ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे तो उन्होंने यहाँ पर मॉडल्स यूज़ किया होगा, हमने मॉडल्स यूज़ नहीं किया। दोबारा से करते हैं, कर्व को पहचान लिया, प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, एरिया 1 को निकालो, ये एरिया सिमेट्रिकल है, इसको देखो एरिया 1 हमारा कितना आया, बेसिकली 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया तो 4 आ गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, आपको कंफ्यूजन है किसी बात की, एरिया 1 निकाल लिया, वर्टिकल स्ट्रिप से
लेफ़्ट टॉप तक गया तो 0 से लेके पाई तक, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये जो एरिया है ये मतलब कि एक्स के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एरिया है, इसको रोटेट कर लो जब भी एक्स के नीचे एरिया हो। लेफ़्ट टॉप से गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक्स कितना है 2 पाई, यहाँ पर कितना है पाई, तो 2 पाई से पाई लिखा। अब यहाँ पर मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को यहाँ पर मैंने फिल किया, इंटीग्रेट किया, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब आपको लगेगा कि मैं डिफरेंट मेथड क्यों करवाता हूँ। देखो डिफरेंट मेथड का मतलब यही है कि मैं आपको सिर्फ एक ही अप्रोच दे पाऊँ। देखो पूरा चैप्टर हमने मतलब ऑलमोस्ट होने वाला हमारा मिसलेनियस पर है, मैंने आपको सिर्फ एक ही अप्रोच दी है। कौन से वाली, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप, मतलब ये वाला। हमने पूरे इस पेज के अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन सॉल्व, सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक अप्रोच का यही फ़ायदा है कि आप उससे यूज टू हो जाते हो, और आपको हर एक क्वेश्चन को एक ही तरह से सोचने लगते हो, तो आपको उस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।